तिरुपति लड्डू विवाद के बाद मंदिर का हो रहा है शुद्धिकरण के लिए मंदिर में अनुष्ठान किया जा रहा है। मंदिर का पंचगव्य से हो रहा है शुद्धिकरण। 10 बजे तिरुपति यज्ञशाला में शांति हो। तो तिरुपति लड्डू मिलावट केस और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज है अहम सुनवाई। आज इस मामले की मेंशनिंग याचिका में जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई है। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद आज वीएचपी की भी बैठक है। तिरुपति में होने वाली बैठक में कई संत लेंगे हिस्सा। बैठक में प्रसाद समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। तो तिरुपति लड्डू विवाद और इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तिरुपति में साधु संत और वीएचपी की बैठक है और बैठक में देश भर के साधु संत शामिल होंगे। बैठक में हिंदू समाज की कई चुनौतियों पर चर्चा भी होगी। तिरुपति में लड्डू के प्रसाद पर हो सकता है बड़ा फैसला और प्रसाद मिलावट मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज मेंशनिंग है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े। आनंद, तिरुपति लड्डू विवाद आगे बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ तो एक बड़ी मीटिंग वीएचपी की साधु संतों के साथ, दूसरी तरफ मामला अदालत में अहम सुनवाई होनी है आज। जी बिल्कुल, तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच गया है, जिसको लेकर आज सुनवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ आज तिरुपति में ही जो वीएचपी केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक है, जिसमें तमाम जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साधु संत हैं, उसके अलावा पूरे देश भर के साधु संत जुटेंगे। और इस बैठक का वैसे तो मुख्य एजेंडा बताया जा रहा है कि आज के समय में हिंदू समाज के सामने जो चुनौतियां हैं उसको लेकर चर्चा होगी और उससे आगे कैसे निपटा जाए उसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन इस बैठक का मुख्य एजेंडा जो तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट आई थी उसको लेकर आज की बैठक में अहम चर्चा होगी। और इस बैठक में ये भी चर्चा की जाएगी कि साधु संत ये चर्चा करेंगे कि अब जो तिरुपति मंदिर का जो प्रसाद है उसको अब किस रूप में श्रद्धालुओं को दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से खबरें आई थी कि उसमें मिलावट की गई थी तो उससे हिंदू समाज के मन में शंका है, दुख है, दर्द है। और इसको लेकर अब साधु संत आज तय करेंगे कि अब प्रसाद जो है किस रूप में दिया जाए श्रद्धालुओं को। साथ ही साथ क्या इसके लिए कुछ और गाइडलाइंस बनाई जानी जरूरी है और क्या क्या चीजें इंश्योर किया जानी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर इसमें आज वीएचपी का जो मार्गदर्शक मंडल की बैठक है इसमें चर्चा होगी। शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। तो इधर प्रसाद विवाद पर जगत गुरु शंकराचार्य का भी बयान आया है। क्या है वो बयान, हम आपको बताने जा रहे हैं। द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य का बड़ा बयान। प्रसाद में मिलावट की खबरें सुनकर दुख हुआ। प्रसाद में मिलावट की जांच होनी चाहिए। मंदिरों का प्रबंधन करना राजनीतिक नेताओं का काम नहीं। और तिरुपति लड्डू विवाद के बाद लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में लिया गया बड़ा फैसला। मनकामेश्वर मंदिर में बाहरी प्रसाद बैन, बाहर से खरीदा प्रसाद मंदिर में लाने पर रोक। मंदिर प्रशासन ने पत्र जारी कर दिया निर्देश। ये देखिए, पत्र जारी करके ये निर्देश जारी किया गया। मनकामेश्वर मंदिर की तरफ से बाहर से लाए गए प्रसाद पर इस मंदिर में बैन लगा दिया गया है। तो लखनऊ मनकामेश्वर मंदिर प्रसाद चढ़ाने के नए नियम क्या है, जरा उसे भी देख लीजिए। घर में बना प्रसाद मंदिर में चढ़ा सकते हैं। प्रसाद के रूप में सूखे मेवे ले जा सकते हैं। बाजार से खरीदा प्रसाद मंदिर में बैन है। नए नियम आज से लागू कर दिए गए हैं। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद यह फैसला लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं एजेंडा फुल एंड फाइनल में। अब बात अमेरिका की खबर, अमेरिका से, जहां पीएम मोदी 3 दिन के दौरे पर हैं और आज उनका आखिरी दिन है दौरे का। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने बिजनेस लीडर से मुलाकात की। उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग पर हुई चर्चा। राउंड टेबल मीटिंग में कई बड़ी कंपनियों के सीईओ शामिल हुए। नेपाल के पीएम और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात। भारतीय समुदाय के लोगों को किया संबोधित। न्यूयॉर्क में बोले पीएम मोदी, जल्द ही भारत में ओलंपिक गेम्स का आयोजन होगा। 2036 में मेजबानी के लिए प्रयास कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का लॉन्चिंग पैड बना भारत। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत का तेजी से विकास, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन, इंडियन
पुष्प, और मैं पुष्प को डिफाइन करता हूं, P फॉर प्रोग्रेसिव भारत, U फॉर अनस्टॉपेबल भारत, S फॉर स्पिरिचुअल भारत, H फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, P फॉर प्रोस्परस भारत, यानी पुष्प। पुष्प की 5 पंखुड़ियों को मिलाकर ही विकसित भारत बनाएंगे। भारत अब थमने वाला नहीं है। भारत चाहता है दुनिया में ज्यादा से ज्यादा डिवाइस मेड इन इंडिया चिप पर चलें। हमने सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी भारत की तेज ग्रोथ का आधार बनाया है। और पीएम मोदी का अमेरिका में आज तीसरा दिन है। आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका में पीएम मोदी का आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला है। तो अमेरिका में पीएम मोदी का आज का कार्यक्रम इस प्रकार से है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की मीटिंग में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। समिट ऑफ द फ्यूचर सत्र को संबोधित करेंगे पीएम। बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान पर बात रखेंगे। न्यूयॉर्क में रात 9:20 पर सत्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। तो ये है प्रधानमंत्री का आज का कार्यक्रम। और दुनिया के कई हिस्सों में चल रही लड़ाइयों के बीच अमेरिका के यूएन हेडक्वार्टर में शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल शामिल होंगे बल्कि आज शिखर सम्मेलन को संबोधित भी करने वाले हैं। और बैठक को समिट ऑफ द फ्यूचर नाम दिया गया है। ये एक नजर डालते हैं पीएम मोदी किन किन मुद्दों पर भाषण दे सकते हैं, उन मुद्दों पर भी हम एक नजर डालते हैं। देखिए, यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर किन किन बातों पर प्रधानमंत्री कहेंगे, अपनी राय रखेंगे। तो देखिए, एक मुद्दा आतंकवाद का है, बहुत बड़ा मुद्दा है भारत और दुनिया के लिए। महिला सशक्तिकरण का मुद्दा, युद्ध, महंगाई, क्लाइमेट चेंज, गरीबी, महामारी, इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री बात करेंगे, अपना वक्तव्य रखेंगे। और पीएम मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वहां किन किन मुद्दों को उठाएंगे ये हमने आपको बताया। इसके संकेत खुद यूएन में भारत के राजदूत पी हरीश ने दिए। सुनिए उनका क्या कहना है। When Prime Minister speaks, he speaks and brings the message of the youth of India to the whole world. What are their aspirations? What is their example? What is their contribution to our development process, to our growth process? Terrorism is a big global menace. International cooperation is vital for countering terrorism. At the UN, this is an important issue for us, along with our friends and partners, to see how we can counter terrorism and how do we ensure that there is no financing for terrorism. In the development arena, how do we continue on the path of empowering women and ensuring women-led development around the world, but especially in the case of developing countries. This is a huge focus for us. मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे बात करते हैं उनसे। मनीष, युद्ध को लेकर तो प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से अपनी बात रखते रहे। आतंकवाद पर भारत का स्टैंड भी बहुत स्पष्ट और साफ है। आज क्या नई बात भारत की तरफ से दुनिया के सामने रखी जा सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूएन की स्थापना के 80 साल बीत गए हैं। जब स्थापना हुई थी तो करीब 51 सदस्य थे और अभी 193 सदस्य है, यानी 4 गुना से ज्यादा। लेकिन आज क्या है, शांति के लिए जिस संगठन का निर्माण हुआ था और दुनिया में इस वक्त हर तरफ युद्ध हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने खुद क्वाड सम्मेलन के दौरान की थी। और बहुत सारे देश इस बात को कह रहे हैं कि क्या यूएन इफेक्टिव नहीं रह गया है। तो क्यों नहीं रह गया है? वो इसलिए क्योंकि जो 5 अस्थायी सदस्य हैं वो अपना अपना एजेंडा चलाते हैं। तो अगर यूएन को इफेक्टिव होना है तो 21वीं सदी में 21वीं सदी के रिजल्ट चाहिए। और ऐसे में भारत जैसे देश की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर। तो यूएन रिफॉर्म्स एक बड़ी बात होगी और कैसे शांति स्थापना में यूएन की भूमिका होगी और किस तरह से ग्लोबल साउथ को लाया जा सकता है, मुख्य बातें प्रधानमंत्री इन सब बातों पर फोकस करेंगे। शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।
चलिए और अब बात करते हैं रेलवे के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से जारी साजिश की। जी हां, बुरहानपुर में रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर मिले। बहुत बड़ी खबर है ये। आर्मी ट्रेन गुजरने से पहले ये डेटोनेटर मिले हैं। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर मिला गैस सिलेंडर, बठिंडा में रेलवे ट्रैक पर मिले सरिये। तो इस तरह से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और ये इशारा है किसी बड़े षड्यंत्र का, किसी बड़ी साजिश का। तो चलिए आपको विस्तार से कल सामने आई तीनों घटनाओं के बारे में बताते हैं कि करके। सबसे पहली घटना मध्य प्रदेश की है, जो कि बुरहानपुर में रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर मिलने के बाद सामने आई है। आर्मी ट्रेन गुजरने से पहले डेटोनेटर में ब्लास्ट। और दूसरी घटना है उत्तर प्रदेश की, कानपुर में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर बरामद और प्रेमपुर स्टेशन के पास 5 किलो का सिलेंडर मिला है। और तीसरी घटना पंजाब की है, बठिंडा में रेलवे ट्रैक पर सरिये रखे मिले। बठिंडा के बंगी नगर के पास की ये घटना है। तो इस तरह से ये तमाम घटनाएं सामने आई हैं और ये इशारा कर रही हैं कि आखिर किस तरह का षड्यंत्र चल रहा है। इधर यूपी के रामपुर में 18 सितंबर को रेलवे ट्रैक पर लोहे का पोल मिलने के मामले में खुलासा हुआ है। रामपुर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। रेलवे ट्रैक से पोल चुराकर ले जा रहे थे दोनों। ट्रेन आती देख ट्रैक पर पोल छोड़कर भागे दोनों। 18 सितंबर को रेलवे ट्रैक पर मिला था पोल। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, कुछ तो ऐसा लग रहा है कि दुर्घटनावश हुआ है मामला और कई मामलों में लग रहा है कि बड़ी साजिश है, बड़ा षड्यंत्र है। डेटोनेटर जैसी चीजें ट्रैक पर मिल रही हैं। निश्चित रूप से, खास करके मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है, उस घटना के बारे में सबसे बड़ी परेशानी इस बात को लेकर है कि वो नॉर्मल ट्रेन नहीं थी, ना तो पैसेंजर ट्रेन थी, ना वो गुड्स ट्रेन थी। वो सेना की स्पेशल ट्रेन थी। स्पेशल व्हीकल को कहीं न कहीं निशाना बनाया गया और उस ट्रेन की अगर बात करें तो वहां डेटोनेटर्स लगाए गए थे। और बड़ी मजेदार बात है रवि कि डेटोनेटर्स भी कहीं और से नहीं लाए गए थे, बल्कि रेलवे के ही डेटोनेटर्स थे जिसको लगाया गया था। रेलवे की तरफ से कहा गया कि वो डेटोनेटर्स एक्सपायर हो गए थे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक्सपायर हो गए तो फिर ब्लास्ट कैसे हुआ, और रेलवे के डेटोनेटर्स रेलवे के ही मतलब जो गोडाउन से निकल कर वहां तक कैसे पहुंचे। तो कई सारे ऐसे सवाल है जिस पर बड़ी साजिश की बू आ रही है। यही वजह है कि रेलवे के आला अधिकारी से लेकर तमाम एजेंसियां वहां पहुंची और जांच में जुटी हुई हैं कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ। पंजाब में भी अगर बात करें तो पंजाब पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें बठिंडा में जो सरिया मिलने की है बात उसको बताई और तमाम तरह के उसमें भी जांचें चल रही है। यूपी की अगर बात करें तो कानपुर में पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी और जिस तरह के गैस सिलेंडर मिलने की घटना हुई है वह भी जांच का विषय है। तो निश्चित रूप से हालिया दिनों में जो परेशानी देखने को मिल रही है, ट्रैक को एक तरह से कह सकते हैं कि खराब करने की कोशिश से और ट्रेन को डिरेल करने की ये सारी साजिश नजर आ रही है। रेलवे की ओर से ट्रैक मित्र वगैरह भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक मित्र की जरूरत जो है एक तरह से कह सकते हैं उसको पूरा करना बहुत मुश्किल है, खास करके जब हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा रेल का नेटवर्क है। रवि, शुक्रिया कुमार आपका इस जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के ऑफर पर कुमारी शैलजा के करीबियों ने तोड़ी है चुप्पी। शैलजा का खानदान कांग्रेस में था और वहीं रहेगा, ये कहा गया है। बीजेपी और खट्टर कुमारी शैलजा को लेकर अफवाह न फैला। और कुमारी शैलजा की नाराजगी की वजह क्या है, यह सवाल भी सामने है। तो देखिए, कुछ अहम वजह हम आपको बताने जा रहे हैं। बिग बॉल के माध्यम से सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो उनकी नाराजगी देखिए, नारनौंद कैप्टन अजय चौधरी को टिकट नहीं मिलने से वो नाराज है। यहां से वो टिकट चाहती थी और उकलाना खुद चुनाव लड़ना चाहती थी कुमारी शैलजा। इस वजह से भी एक नाराजगी है उनके मन में। उकलाना में समर्थकों को भी टिकट नहीं दिया गया है। तो ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शैलजा के खिलाफ रैलियों में अपशब्दों का प्रयोग किया गया, इससे भी नाराजगी है। और 12 सितंबर की बात करें तो लिस्ट जारी होने के बाद खुद को चुनाव प्रचार से उन्होंने दूर कर लिया। ये एक बड़ा संकेत उन्होंने दे दिया। समर्थकों के साथ बैठ के वो करती रही, लगातार अपने सपोर्टर्स के साथ वो लगातार बैठ के करती रही। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मोहित, समझ में नहीं आ रहा है कुमारी शैलजा नाराज हैं कि नहीं नाराज है। समर्थक अब कह रहे हैं कि हमेशा से कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहेंगे, लेकिन जो ग्राउंड पर तस्वीरें दिखाई दे रही है वो बता रही है कि नाराजगी है। बिल्कुल नाराजगी है और हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि कुमारी शैलजा है कहां, क्योंकि उन्होंने
पूरा जो चुनाव कैंपेन चल रहा है उससे दूरी बना रखी है और वो बिल्कुल भी सामने नहीं आ रही है। ना तो मीडिया से बात कर रही है, ना ही उनके जो समर्थक जिनको टिकट मिला है उनके समर्थन में चुनावी कार्यक्रमों में आ रही हैं। तो एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि कुमारी शैलजा है कहाँ। अगर वो नाराज नहीं है तो वो पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं हो रही हैं। हालांकि कुमारी शैलजा की तरफ से अब तक जो बीजेपी की तरफ से उनको ऑफर दिया गया है शामिल होने का, उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया गया है और उनके समर्थक ही अब तक सामने आए हैं जिन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस में थी और कांग्रेस में ही रहेंगी, लेकिन कुमारी शैलजा ने पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। बिल्कुल मोहित, ये बड़ा सवाल है कि कुमारी शैलजा क्यों नहीं सामने आ रही हैं, कांग्रेस के चुनाव प्रचार में शामिल क्यों नहीं हो रही हैं, अगर वो नाराज नहीं है तो। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।